इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक जो माहौल होता है वोटिंग का, उसको ध्यान में रखकर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है उनको पूछना चाहिए क्या हो रहा है, और राज्य सरकार के हाथ में न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उनको इसका संज्ञान लेकर इतनी जाने जाना क्योंकि लोग वोट करने आ रहे हैं या वोट किसी के खिलाफ कर रहे हैं या वोट किसी की सहमति के साथ कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूँ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी, क्या वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस खासकर इलेक्शंस के दिनों में? ये पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल हो, केरला हो, ये नया नहीं है। ये इलेक्शन डेज पे इस तरीके का और इलेक्शन रन अप तक इस तरीके का वायलेंस होना कहीं ना कहीं हमें फिर से ध्यान आकर्षित करता है कि अगर एक डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के आधार पर एक वोटर का राइट होता है जाकर वोट करे, उसकी जिम्मेदारी होती है। और अगर आप उनको उस जिम्मेदारी से वंचित करेंगे और राजनीति के चलते इस तरीके का वायलेंस दिखाई देगा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 75 साल हो गए हैं देश की आज़ादी को और फिर भी इलेक्शन के समय पे इस तरीके का वायलेंस होना बहुत ही निंदनीय है। स्पीकर ने शिवसेना के दोनों जो पक्ष हैं, दोनों पक्षों को नोटिस भेजा गया है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, आप क्या? मैं मानती हूं कि जो 16 आमदार को लेकर डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट की थी, जो इतने दिनों से टाल रहे थे, वो अब फाइनली उसका कार्रवाई शुरू हुई है क्योंकि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लियरली कहा था कि अगर एक टाइम बाउंड मैनर में ये निर्णय नहीं आता है तो आप फिर से सुप्रीम कोर्ट आइए। तो हम गए हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है 14 हमारे तरफ के एमएलएस को किस आधार पे नोटिस दिया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है कि 10 के पॉलिटिकल पार्टी 10th शेड्यूल के आधार पे पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर है। उसके चलते जिन लोगों ने पार्टी के साथ इस तरीके की गद्दारी की हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। टीएमसी नेता कल भी छोड़कर गए थे, अभी छोड़कर जा रहे हैं, क्या वजह है उसके बीच? आज कौन छोड़कर जा रहा है? अब आपके खेमे से मुझे खबर आ रही है। कल जो गई हैं आप ये समझिए वाइस चेयरपर्सन है ये विधान परिषद की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आपका जो ये जिम्मेदारी होती है राजनीति से ऊपर हटकर होती है, राजनीतिक पक्ष से ऊपर होती है, और जिम्मेदारी संभालते संभालते आपने पार्टी चेंज की है। ये वो हैं जिनको करीब 4 बार एमएलसी का टर्म मिला है और 2 बार उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की जिम्मेदारी दी गई है। तो इतना सब कुछ अगर करने के बाद उनका कहीं और समझ में आ जाता है या अपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने पोजीशन में बैठे रहने के लिए इस तरीके का काम होता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी हिपोक्रेसी दिखाता है, उनकी अपॉर्चुनिज्म दिखाता है। पीएम मोदी बोला है कि ये परिवारवादी पार्टी है, एक ही परिवार के अंदर इनकी सारी पार्टी है, सेंट्रिक पार्टी है, और साथ में उन्होंने कहा कि ये बस पीएम मोदी को गाली देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में जाकर उन्होंने चुनाव की सारी प्रचार किया, क्या निकल कर आया? अब देश की जनता भी थक गई है, राज्य की जनता भी थक गई है कि आप सेम घिसे पिटे डायलॉग्स बोलते हैं, सेम घिसी पिटी बातें करते हैं और डायनेस्टी की बात करते हैं। आपकी खुद की पार्टी में कितने लोग डायनेस्टी के बने बनाए हैं? एक को एमएलए की मिलती है टिकट तो एक को एमपी की मिलती है, चीफ मिनिस्टर के बच्चों को टिकट्स मिलती हैं, तो जो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चों के पास टिकट्स हैं। तो ये डायनेस्टी की बात करना, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार पे मैं आती हूँ। जिन जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया उन सबको अपने खेमे में ले लिया। कुछ दिन पहले ही भोपाल में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी। किस पे आरोप लगाया था? अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला है। अब वो 70,000 करोड़ के घोटाले वाले अब आपकी साइड पे आकर बैठ गए हैं, तो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी हुई? वो है भ्रष्ट जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में और जेपी नड्डा जी के कार्यकाल में उन्होंने ये टैग उनको मिला है। वो है ये कह रहे हैं कि 4 साल हो गए तकरीबन, अभी इलेक्शन शुरू नहीं है। दुनिया के किसी भी स्टेट में 6 महीने से ज़्यादा गवर्नमेंट का रूल नहीं होता है, तो डेमोक्रेसी कैसे है? चलिए, जब जागो तब सवेरा। फाइनली आज़ाद साहब ने कुछ तो केंद्र सरकार से मांग की, वरना केंद्र सरकार की वाह विवाह करने में व्यस्त थे। 4 साल हो गए हैं 370 हटे हुए। शिवसेना की यही मांग रही कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, 370 आने के बाद कश्मीरी पंडित भी वापस लौट आए हैं, माहौल टेररिज्म का नहीं है, तो आप लोकतंत्र को क्यों वापस से इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं? तो ये दिखाई देता है कि 4 साल के बाद भी
आप वहाँ पे जो नॉर्मलसी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, इसलिए कॉन्फिडेंस केंद्र सरकार में नहीं बन पा रहा है कि हम चुनाव ले लें। पर ये प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। 370 अब हटाने के बाद कश्मीर एक इंडिया का, मैं कहती हूँ, वन पॉलिसी वन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। उधर वहाँ के एमपीज रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में करने चाहिए, वहाँ के एमएलएज की असेंबली होनी चाहिए, जो कि आप उनको उससे वंचित रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।